Welcome you all. So dear children, it is also first video of this chapter of our grammar book. Chapter number is 39. Here we are going to understand about paragraph writing. For this you are advised to open the page number 179. Please open page number 179. A paragraph is a short composition dealing with just one thing. जो पैराग्राफ होता है वो एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है और उसके अंदर केवल एक ही थीम होता है, यानी किसी एक ही टॉपिक के ऊपर वो पैराग्राफ लिखा जाता है। इट्स बीइंग शॉर्ट एंड द यूनिटी ऑफ इट्स थीम इंश्योर दैट देयर इज ए नो डिस्क्रेशन इन द पैराग्राफ। और ये शॉर्ट होता है और सभी सेंटेंसेस के अंदर वो थीम की यूनिटी होती है, जिसकी वजह से पता लगता है कि इस पैराग्राफ में कोई भी डिग्रेशन नहीं है। A theme is often suggested in the opening sentence and is developed with the help of the few supporting details. The last sentence concludes the topic. जो सब टॉपिक होता है यानी कि जो थीम होता है उस पैराग्राफ राइटिंग का, जिसके ऊपर वो पैराग्राफ लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग की जो लाइन होती है फर्स्ट लाइन से ही पता लग जाना चाहिए। यानी कि वो लाइन को इस तरह लिखना है कि उस लाइन से पता लग जाना चाहिए कि हम किस थीम के बारे में, किस टॉपिक के बारे में वो नेक्स्ट जो लाइन्स हैं, वो आगे जो लाइन्स हैं वो लिखने वाले हैं। और लास्ट का जो सेंटेंस होगा उस पैराग्राफ का, वो कंक्लूड करेगा, यानी कि निष्कर्ष निकालेगा हर चीज़ का कि फाइनली क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। The initial features of good paragraph are unity, coherence and emphasis. जो एक अच्छे पैराग्राफ राइटिंग के फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए। यूनिटी implies that there is only one theme in a paragraph. यूनिटी का मतलब है कि सभी सेंटेंस एक ही थीम के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। यानी कि जैसे मैं कहता हूँ हमारा टॉपिक है ग्रैंडफादर, तो जितने भी सेंटेंस होंगे, जितनी भी बातें होंगी, वो ग्रैंड फादर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कोहेरेंस मीन्स दैट ऑल द सेंटेंस आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द सेंट्रल थीम। और कोहेरेंस का मतलब होता है कि सभी सेंटेंसेस अच्छे से कनेक्ट होने चाहिए एक के बाद एक दूसरे के साथ, और जो हमारा सेंट्रल थीम है उससे भी कनेक्ट होने चाहिए। एम्फेसिस suggest that the supporting details are given in order of their importance। और एम्फेसिस इस बात को सजेस्ट करती है कि जो डिटेल दी गई है सीक्वेंस में, वो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग भी ऑर्डर में है, कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उतनी जल्दी आएगी चीज़। The sentences should be of varying length and should have a variety of sentence structure। तो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए और उनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी आप अलग अलग लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट, राइटिंग ए पैराग्राफ प्रैक्टिकल हिंट्स। कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। थिंक अबाउट द सब्जेक्ट गिवन टू यू एंड जोल्ट and jot down all the points as they come to your minds. See that all the points are strictly related to the subject। जो भी तुम्हें टॉपिक दिया गया है उसके बारे में कुछ सोचो और सोचना स्टार्ट करो। जो भी तुम्हारे माइंड में आता है, सपोज करो कि सेंचुरी स्कूल के बारे में एक टॉपिक है, वो लिखना है आपको, तो सेंचुरी स्कूल के बारे में जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं उनको लिखना स्टार्ट करो। उसके बाद क्या है, सी दैट ऑल द पॉइंट्स आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। और इस बात को भी देखो कि सभी जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो सब्जेक्ट से रिलेट है, यानी कि ऐसा ना हो कि हम बात कर रहे हो ग्रैंडफादर की या हम बात कर रहे हो स्कूल की, तो हम उसमें किसी और बात को लेके चल रहे हैं, जैसे पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, डीजल के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो टॉपिक है, जो थीम है, उसके रिगार्डिंग ही आपने बातें लिखनी है। अरेंज दीज पॉइंट्स इन सिस्टमेटिक मैनर, जैसे अपने पॉइंट्स लिखे अलग अलग, तो उनको एक सिस्टमेटिक मैनर से अरेंज करना चाहिए। यानी कि जैसे कोई टॉपिक आ गया कि वाटर पोल्यूशन का टॉपिक आ गया, तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिखो,
कितने तरह का होता है वाटर पोल्यूशन, किसकी वजह से होता है, क्या कारण है वाटर पोल्यूशन होने के, क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वाटर पोल्यूट होने के बाद, और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए। तो एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ लिखनी है जो एक के बाद एक आए। गिव वैरायटी टू यूर सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस को वैरायटी देनी है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस यूज करने हैं। दे शुड नॉट बी ऑल टू लॉन्ग और ऑल टू शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने चाहिए। दे शुड हैव डिफरेंट पैटर्न्स, उनके पैटर्न्स डिफरेंट होने चाहिए। The last sentence of your paragraph should give the impression that you have clearly said all that you wanted to say. Try to make your last sentence as impressive as you can. अपने लास्ट सेंटेंस को इतना इम्प्रेसिव करो कि एक सेंटेंस से तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम किसके बारे में तुमने बात की है। If a word limit is given for your paragraph, do not exceed it. अगर पैराग्राफ में वर्ड लिमिटेशन दी गई है तो इसको एक्सीड नहीं करना या क्रॉस नहीं करना, उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने। राइट, नाउ लेट्स वन स्पेसिमेन पैराग्राफ इज रिटन देयर। डोंट लिटर, यानी कि लिटर का मतलब होता है कि चीज़ों को फैलाना, बहुत ज़्यादा गंद इधर उधर फैला देना। तो लिखा गया गंद मत फैलाओ, डोंट लिटर। ये हमारा थीम है, ये हमारा टॉपिक है, जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो इसी के रिगार्डिंग होने चाहिए। राइट, नाउ लेट्स रीड दिस। It is a common sight to find a road littered with pieces of paper, empty Tetra packs, wrappers, soft drink cans, cigarette stubs. The list is unending. तो इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि एक कॉमन साइट है, कॉमन दृश्य है कि हम रोड पे चीज़ों को लिटर्स होते हुए देखते हैं, यानी कि रोड पे पेपर पड़े होते हैं, जो खाली टेट्रा पैक्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की कैंस होती हैं, सिगरेट के स्टब्स होते हैं। और ये लिस्ट एन एंडिंग है, यानी कि लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, इतनी चीज़ें आप सड़क पे देखते हो जो फैली पड़ी हुई होती है, ऐसी बेकार में पड़ी हुई होती है। इट इज़ सैड ऐसा It is said that we pass by just a look of disgust and do nothing to clean up the mess. और ये बहुत ही गलत बात है कि हम इन चीज़ों को देखते हैं परंतु कुछ करते नहीं है। लिटरिंग pollutes the environment and can be fatal for animals. तो जो लिटरिंग है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, चीज़ों को ऐसे जो फैला देते हैं, हम फेंक देते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है वो चीज़ें, और एनिमल्स के लिए तो फेटल है, घातक है। It contaminates soil and water and can cause disease. और ये चीज़ है जो लिटरिंग है वो सोयल को और वाटर को खराब कर देती है, दूषित कर देती है, और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज भी होती है। इट इज़ हाई टाइम वी assumed responsibility and made an effort to clean our surroundings. और ये सही समय है जब हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए। With the cleanliness drive formally initiated in our country, जो स्वच्छ अभियान है वो हमारे देश में चला दिया गया है। We should all collaborate to make our country clean, healthy and हमें सभी को सहयोग करना चाहिए अपनी कंट्री को क्लीन बनाने में, हेल्दी बनाने में और ब्यूटीफुल बनाने में। So the next time you see litter around you, pick it up and throw it into the nearest garbage can. अगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी चीज़ को दिखते हो लिटर हुई पड़ी है, वो ऐसे ही बेकार में इधर उधर पड़ी है, तो नेक्स्ट टाइम उनको आप उठाओगे, आपको उठानी चाहिए और जो आपके नियरेस्ट गार्बेज कैन है उसमें डाल देनी चाहिए। Keep a small dustbin or even a trash bag in your car to dispose of litter instead of shoving it out of the window. और नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी कार में हो तो अपनी कार में एक ट्रैश बैग होना चाहिए या एक डस्टबिन होना चाहिए, ताकि तुम उन चीज़ों को उस डस्टबिन में रख सको, ना कि उसको शो कर सको, अपनी विंडो से बाहर फेंक सको। ऐसा नहीं करना आपने। Let us all be keepers of the earth for a better, cleaner future. तो सभी को कीपर्स बनना चाहिए, अपने कीपर्स यानी कि रख रखवाल का देख रेख करने वाला पर्सन बनना चाहिए इस वर्ल्ड का, इस अर्थ का, ताकि हमारा जो फ्यूचर हो वो क्लीनर हो, बेटर। राइट,
So for this understanding, you have to do exercise number 1. If I were a bird. So on this theme, you have to write a topic. You have to write a paragraph in your practice notebook. And seventh also, grandparents. On these two topics, on these two themes, you have to write two paragraphs in your practice notebook. And once again, I let you know what happens in the paragraph writing. सबसे पहले क्या होता है, डोंट लिटर वाले हमने जो पैराग्राफ रीड किया है उसमें बताया गया है कि हम अक्सर लिटरिंग क्या होता है, यानी पेपर को एम्प्टी टेट्रा पैक्स को सड़क पर पड़े हुए देखते हैं तो हमारी क्या गलती होती है कि हम उनको देख के भी अनदेखा करते हैं। और जी फिर उसने बताया है कि उसमें उसके हार्म्स क्या हैं, लिटरिंग के क्या नुकसान हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, एनिमल्स के लिए फेटल होते हैं। फिर मैं बताया कि अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको एक साथ अपनी कंट्री को क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हम देखें कहीं पे लिटरिंग हुई हुई है तो हमें वहाँ से वो चीज़ें उठा कर उसको डस्टबिन में डालनी चाहिए। फिर एक और सजेशन दिया गया है, अपनी कार में भी हमें डस्टबिन रखना चाहिए, राइट। तो इस तरह इसके बेनिफिट क्या है, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने टॉपिक को एक्सटेंड करना। तो आपने टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 7, यानी कि इफ़ आई वर्ड अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता या होती तो क्या होता, वो इमोशंस, वो फीलिंग, वो सारी बातें जो आपको लगता है कि बर्ड्स होने के बाद आपके माइंड में आएंगी, वो सब बातें यहाँ पे लिखनी है इस पैराग्राफ में, और अप्रोक्सीमेट 100 वर्ड्स लिखनी है, राइट।